नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ में। दोस्तों, आज 12:30 बजे का शो और आज कुछ खास है। खास क्या है? राजनैतिक चर्चा तो होगी, लेकिन राजनैतिक चर्चा के साथ आज हमारे साथ हैं राजनीति के महापंडित डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। आप आते हो तो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लोग इंतज़ार करते हैं कि आज पाठक जी आए, कुछ नया लेकर आ रहे हैं। अरे तो नहीं सर। सर, अब वो मोड़ तो आ गया, जिस मोड़ पर शायद बहुत सारे लोग तो खड़े हैं, लेकिन उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या सीधा जाना है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अगर किसी का टेस्ट है तो भारत की जनता का है। अब सबसे बड़ा टेस्ट कहने को लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन लोकतंत्र का उत्सव कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद तानाशाही का उत्सव होता है, देखा जाए तो। 5 साल तक तानाशाही का उत्सव चलेगा और फिर कुछ दिनों के लिए डांस ऑफ डेमोक्रेसी ये वर्ड वापस से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं अखबारों के अंदर। लेकिन आज पहला नॉमिनेशन फाइल हो रहा है। जी। बहुत सारे दलों को तो यही नहीं पता कि उनके कैंडिडेट कौन हैं। उन्हें नैरेटिव भी नहीं पता, संकल्प पत्र नहीं पता, मैनिफेस्टो नहीं पता, कहीं कुछ पता ही नहीं है सर। कोई प्रश्न नहीं, पूरे परिदृश्य पे पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, आपने लोकतंत्र की बात कही सर। राजनीति विज्ञान में एक जुमला चलता है कि लोकतंत्र भी प्रकारांतर से एक तंत्र ही जैसा हो जाता है। हुँ, एक तंत्र जैसा ही हो जाता है, यूं कहना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जनता के वोट से चुना गया प्रधानमंत्री जैसे सांसद चुनते हैं। हम देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ समय से कि प्रधानमंत्री भी तानाशाह के रूप में विकसित होते जा रहे हैं। और ये अकेले भारत में नहीं हो रहा सर, दुनिया के तमाम देशों में ऐसा हुआ है। अतीत में भी ऐसा हुआ है। एडोल्फ हिटलर भी बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आया हुआ देश का मुखिया था। बाद में वो किस रूप में बदल गया, इतिहास इसका गवाह है। हुँ, हम भी हमारे देश में ये देख रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक तौर तरीकों से चुना हुआ प्रधानमंत्री या सरकार, उसमें अब लोगों की भागीदारी नहीं बची है। कायदा कानून बनाना हो, संविधान में कोई परिवर्तन करना हो, कोई नए नियम बनाने हो, तो लोगों की भागीदारी का तरीका तो यही है कि संसद में आप विचार विमर्श करें, पूरी संसद एक साथ माथा जोड़कर बैठे, उस पर बातचीत हो, नया कानून बने। सरकार की हालत यह है सर कि वो जिन लोगों का भला करने का दावा करती है, उनसे ही बात नहीं करती। सरकार का दावा था वो तो किसानों के हित में कानून लाई है, कृषि कानून। लेकिन न तो उसने किसानों से बात की, न संसद में और उस पर कोई बहस मुबाहिसा हुआ। फिर वाहन चालकों के लिए, ड्राइवर साहिबान के लिए कायदे कानून बना दिए गए। दुर्घटना होने पर क्या होगा, क्या नहीं होगा। किसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, किसी ट्रांसपोर्ट यूनियन से, ट्रक ड्राइवर्स यूनियन से, किसी से कोई बात नहीं की। तो ये सरकार जब एक तरफा ऐसे काम कर रही हो, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हमारा लोकतंत्र अब औपचारिक रूप से लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में वो एक तंत्र में बदल चुका है। देश का प्रधानमंत्री किसी से कोई संवाद नहीं करता, और संवाद करता भी है तो एक तरफा। आप वन साइडेड बात कहते हैं और चले जाते हैं। रेडियो पर भी बात करते हैं तो अपने मन की बात करते हैं, वहां कोई चैनल नहीं है कि दूसरी तरफ से कोई सवाल को कर रहा हो जिसका आप उत्तर दें। तुर्रा ये है दिनेश सर कि न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में आप जाते हैं, तब भी आप एक तरफा संवाद करके अपना भाषण देकर चले जाते हैं टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से। भाई, टेलीविजन न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव तो परस्पर संवाद का मंच है ना। और उन कॉन्क्लेव में अकेले प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक तरफा बोलकर चले जाते हैं। उसके अलावा जितने भी लोग सार्वजनिक जीवन के, राजनीति के मंच पर आते हैं, वे लोगों के सवालों के कटघरे में खड़े होते हैं, जवाब देते हैं। पर हमारे प्रधानमंत्री तो पिछले 10 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। तो मैं अगर ये कहने पर विवश हूं, और मैं बहुत दुखी मन से ये कह रहा हूं कि हमारा लोकतंत्र अब एक तंत्र में बदल चुका है। और चुनाव की इस बेला में, चुनावी मौसम में, अब जनता की जिम्मेदारी है कि इसे पूरी तरह खत्म होने से बचाए, लोकतंत्र को बचाए। और लोकतंत्र ही समाज, देश, जीवन, नागरिकों के कार्य व्यवहार के लिए सबसे बेहतर प्रणाली है। इतिहास ने ऐसे सिद्ध किया, इसीलिए दुनिया ने लोकतंत्र को सर्वोपरि माना है। जी दिनेश जी। आपने सही कहा सर। लोकतंत्र की एक नई परिभाषा भी अब जन्म ले रही है। यानी कि हम तानाशाही तो कहते हैं,
लेकिन अब उसे पुतिन शाही कहा जाता है। बिल्कुल। पुतिन शाही इसलिए कि उन्होंने भी एक तंत्र विकसित किया है जिसका नाम लोकतंत्र ही है। वो चुनाव करवाते हैं, लेकिन उनके सामने जब कोई खड़ा हो जाता है तो उसको नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, जाइए अपना काम कीजिए। ये कह के एक लड़की को, तुम तो आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, जाइए थोड़ा ये आर्टिस्ट बनिए, पेंटिंग कीजिए अच्छी-अच्छी, इस उम्र में क्या राजनीति में आ पाओगे? ये कह के रिजेक्ट किया जाता है। ये पुतिन शाही है सर, जिसको क्या कहते हैं। दुनिया के सामने 88% लोग उनको वोट करते हैं, लेकिन 12% वोट नहीं करते। मेरा सलाम उन 12% को है, जो पुतिन शाही में रह के उसके खिलाफ वोट करके आ सकते हैं और पुतिन को पता है वो कौन है। हमारे यहाँ भी मोदी शाही को पता है कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, वो आपको मैसेज भेजेंगे, पर्सनलाइज़ मैसेज आ जाएगा साहब, क्या कहते हैं ना एआई की मदद से। कमाल है ना सर? ये तब है, प्रधानमंत्री के नाम से मैसेज आता है कि जबकि चुनाव की आचार संहिता है और एक बेचारा हमारा नेत्रहीन चुनाव आयोग, उसे कुछ नज़र नहीं आता। नेत्रहीन कहूँ, बुद्धिहीन कहूँ, विवेकहीन कहूँ, क्या कहूँ सर उसको मैं, राकेश जी? देखिए, आपने मोदी शाही की बात कही, उसमें और पुतिन शाही की बात कही, उसमें चीन वाले भी एक हैं, जिनपिंग शाही भी हम कह सकते हैं, वो भी इनके आदर्श हैं। भारत में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनकी निगाह में चीन की जो राजकीय प्रणाली है, जो शासन प्रणाली है, वो सबसे बेहतर है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी राम माधव और बीजेपी के तमाम नेता लगातार चीन जाते रहे हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा बार चीन की यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा बार वे चीन के मुखिया से मिले हैं, बतौर मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री के पद पर आने के बाद भी सबसे ज्यादा बार उनकी मुलाकात हुई है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उनकी निगाह में भारत की ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, ये जो चुनाव प्रणाली है, ये अब खटकने लगी है। उनको लग रहा है अब इसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है 2024 के आम चुनाव के बाद चुनाव की जरूरत भी खत्म कर दी जाए और दावा यह किया जाए कि जनता ने हमारे काम को इतना पसंद किया है कि हमको तीसरी बार मौका दिया है। इसलिए चुनाव में काहे के लिए टाइम खोटी करना, आम बोलचाल में कहना चाह रहा हूं, टाइम खोटी करना, क्यों वक्त बर्बाद करना, क्यों पैसा बर्बाद करना। और हमारे समाज का मध्यम वर्गीय तबका तालियां बजाएगा दिनेश सर इस बात पर, और इस तर्क पर वो सहमत होगा कि चुनाव में बहुत समय बर्बाद होता है, पैसा खर्च होता है, लोगों का परिश्रम, तमाम सारी चीजें जाया होती, तो चुनाव की जरूरत क्या है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो अगली बार बिना चुनाव के ही इनको 5 साल और दिए जाते हैं। देश सहमत हो जाएगा सर, सबसे बड़ा खतरा यह है। आपने रूस की बात कही, आज भी इस देश में वहां भी थे, वहां भी एक व्यक्ति था, उनके खिलाफ लड़ रहा था, तो सुजहर दे दिया गया, जर्मनी चला गया। उसको मालूम था कि रूस वापस लौटूंगा तो जिंदगी नहीं बचेगी, फिर भी वापस आया और उसने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर ली रूस के लिए। ऐसे लोग देश में, हमारे भारत में भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वर्षों वर्षों जेल काट कर लौटे हैं। कई लोग आज भी जेल में हैं, उन्हें जमानतें नहीं मिल रही हैं, उनकी सुनवाई अदालतों में नहीं हो रही है। ऐसे लोग भविष्य में लोकतंत्र के सेनानी कहलाएंगे, लेकिन उनकी संख्या अभी कम है। उस संख्या को बढ़ाने की जरूरत है सर, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी चंद लोगों की नहीं है, पूरे देश की है। सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जी दिनेश जी।